लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड का नाम है डे 1। डे 1 में हमें दिखाया जाता है सबसे पहले एक फ्लैशबैक जिसमें हम आइसेक डिक्सन नाम है इस कैरेक्टर का, जो फेडरा का सार्जेंट था एक टाइम पे। वो उनको दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ जा रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े बड़बोले लोग होते हैं, जैसे ज़िंदगी में आपको कई लोग ऐसे टकराते हैं। तो वो कुछ कुछ किस्से सुना रहे होते हैं सिविलियंस को लेकर, और वो सिविलियंस के लिए वोटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो एक दूसरा कैरेक्टर होता है, बर्टन नाम है उसका, और वो पूछता है कि आप सिविलियंस को वोटर क्यों कहते हैं। आइसेक बताता है कि एक्चुअली इनसे वोट देने का राइट छीन लिया गया था इन लोगों से, तो इनको तंज मार के बस इनका मजाक उड़ाने के लिए वोटर्स कहा जाता है। जब ये इन्फेक्शन आया दुनिया में तो आर्मी ने या गवर्नमेंट ने सब कुछ कंट्रोल करने के लिए इस तरह के भी स्टेप्स उठाए। जब वो डेमोक्रेसी एक तरह से ख़त्म हो गई तो आर्मी ही बेसिकली पूरे यूएस को चला रही थी, और दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हुआ है ये तो हमें अभी तक नहीं पता चला है। ये दिखाया जाता है कि आइसेक बर्टन को लेकर अपनी जो भी जीप होता है उस जीप से निकलता है और फिर जीप के अंदर बम फेंकता है, और उसके बाद ये दोनों लोग बच जाते हैं। हमें पता चलता है कि इसने फेडरा को छोड़ दिया है और अब ये वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट यानी WLF, जिसे वुल्फ भी कहा जाता है, उसे ज्वाइन कर लिया है। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट में लेकर आते हैं 11 साल बाद। सेम इंसान को जब दोबारा दिखाया जाता है, आइसेक को ही, तो पता चलता है कि ये WLF का एक अच्छी पोजीशन वाला लीडर बन चुका है और वो एक सैराफाइट को टॉर्चर कर रहा होता है। इस ग्रुप को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जंगलों में रहते हैं, तीर कमान का यूज़ करते हैं, थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं और एक हायर पावर में बिलीव करते हैं। वो एक गरम पैन से इसे टॉर्चर करता है। बताता है बेसिकली कि मैं जब ये सब एपोक्लिप्स शुरू नहीं हुआ था तो मैं सोचता था कि मेरे पास इस कंपनी के पैन्स हो, इस कंपनी के यूटेंसिल्स हो, लेकिन तब उसने सोचा नहीं था कि जब अल्टीमेटली उसके पास ये यूटेंसिल्स आएंगे तो वो इनका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए नहीं करेगा, लोगों को टॉर्चर करने के लिए करेगा। फिर ये जो सैराफाइट है ये कुछ भी रिवील करने से इनकार कर देता है और आइसेक उससे जान से मार देता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ बताएगा नहीं, सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करेगा। बाहर हमें बर्टन को खड़े हुए दिखाया जाता है, जो अब एक लॉयल WF का मेंबर बन चुका है, और ये भी समझ में आता है कि लाइफ ने उसको थोड़ा, इस पूरे वक्त ने थोड़ा क्रूड बना दिया है, थोड़ा क्रूअल बना दिया है, बिकॉज वो कहता है कि जिसको मारा है वो यही डिज़र्व करता था। जबकि पहले सीन में जब हमें उसे दिखाया गया था तो वो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था इंसान। तो फिर हम एली और डीना की जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो सियाटल में एबी और उसके ग्रुप को ढूंढने आए हैं जो WF का हिस्सा है, और इन लोगों ने जोल को मारा था, स्पेशली एबी ने। कैपिटल हिल में वो फेडरा और WF के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद का जो भी असर है उसे देखते हैं। उनको समझ में आता है कि यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा और वॉर बैटल टाइप कुछ हुआ था। रात में आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं। ये एक म्यूज़िक स्टोर में जाते हैं, वहाँ पर छुपे रहते हैं। वहाँ पर एली एक उसे मतलब गिटार मिलता है जो अच्छी कंडीशन में होता है, और यहाँ पर वो डीना के लिए आहा एक बैंड है, नॉर्वेजियन बैंड है, उसका गाना गाती है, टेक ऑन मी। एक जैसे वो जाते हैं और उनको पहले ही कुछ मिनट में उनको ये गिटार का सीन भी हो जाता है। हाँ। वो गिटार का सीन उन्होंने डाल दिया गेम से लेके, लेकिन वो क्यों डाला गया? क्योंकि उससे पहले काफी कुछ वायलेंट, काफी कुछ जो है जर्नी में ये लोग झेलते हैं, गेम में काफी कुछ झेलते हैं, काफी किल करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी है, काफी सीन होते हैं। उसके बाद ये ब्रीदिंग टाइम होता है, ठीक है, तो जो ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि थोड़ा इंटेंस जब सिचुएशन से आप गुजरते हैं, उसके बाद आपको एक ब्रीदिंग टाइम मिलता है, एक सॉफ्ट टाइम मिलता है, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हाँ, मुझे समझ में आया, क्योंकि ये जो गाने वाली जो बात है ना, मुझे लगता है काफ़ी रेलेवेंट है। फिल्मी स्टोरी बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू आल्सो मेड अ वीडियो ऑन गेम वर्सेस शो। मुझे लगता है कि इन्होंने क्या किया, जो मेन चीज थी उनको बिना एक्सप्लेन किए उसको डाल दिया शो में। बेसिकली आगे शो में ये होता है कि रात में एक ये पुराने टेलीविज़न स्टेशन में वुल्फ सोल्जर्स जो होते हैं उसकी लाशें वहाँ पर पड़ी रहती है, और सैराफाइट्स इन्होंने इनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया है। टीना इस सीन को देखकर वॉमिट करने लगती है। वहाँ पर WLF स्क्वाड आ जाता है, उससे बचने के लिए एली और डीना सबवे के रास्ते से भागकर जाते हैं। WLF स्क्वाड जो है इन्फेक्टेड को अट्रैक्ट करता है और बेसिकली मारा जाता है।
जब वो कुछ तो वो लाइट जैसा कुछ तो था, वो जब वो फेंकते हैं तो उससे हाँ वो एक्टिवेट हो जाता है उसकी हीट से। तो जितने भी वहां पे होते हैं वो सब आ जाते हैं वहां पे अचानक से। और डीना वहां पे ना काउंट कर रही होती है, 1 की आवाज आई, 2 की आवाज आई, 3 की आवाज आई, फिर वो 5 तक गिन के वो चुप हो जाती है कि मतलब बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये वाला सीन फरहान गेम में है एग्जैक्टली ऐसे ही सबवे वाला? हाँ है, मतलब पोजीशनिंग ऐसा भले है, भी हो। लेकिन इसमें यहाँ तक पहुंचने में भी, टीवी स्टेशन पहुंचने में भी हमारे साथ काफी कुछ होता है। क्योंकि आप ये ना भूलें, इंट्रोड्यूस हुआ था कि हम लोग सियाटल में एंटर कर रहे हैं और एक बंदा स्नाइपर लेके खड़ा है। हम बेसिकली WLF टेरिटरी में हैं। ये सीक्वेंस था ना कि 100 सोल्जर थे, टैंक था, कहाँ गया वो सब? या राइट। अब मैं अब बताता हूँ, ये जो सीक्वेंस हुआ है शिमर का है। शिमर? ओ हाँ, ओ या शिमर तो मैं भूल ही गई। शिमर को इन्होंने उसी में छोड़ दिया, उसी घर में छोड़ दिया घास खाते हुए, जब भी ये गाना गा रही थी। अभी फर्स्ट सीक्वेंस में जब गाना गाने से पहले एक होटल में जाते हैं या किसी घर में जाते हैं सर्च करते हुए, ठीक है, तो ऐसे ढूंढ रहे हैं ये लोग क्लू इकट्ठी करके। फिर एक जगह जाते हैं ये लोग जहाँ पे इनको एक चेयर से बंधा हुआ एक आदमी मिलता है जो मरा हुआ है, और एक दूसरा आदमी मिलता है जो जमीन पे लेटा हुआ, मतलब मरा हुआ है वो भी। और एली कहती है कि ये टॉमी का किया गया है, क्योंकि ये जो पैटर्न है मारने का जो है टॉमी और जोल का है। मैं पहचानती हूँ, बात की थी जोल ने, इसको सिखाया था ये सब कि कैसे इंटेरोगेट करते हैं। मकसद ये है कि एक बंदा जो बताएगा वही आंसर दूसरे बंदे को कहना पड़ेगा। अगर दोनों मैच नहीं करते हैं तो फिर वो टॉर्चर करेगा या मार देगा। ठीक है, तो इन गेम में ये है कि टॉमी जो है पास में ही है, क्योंकि अभी ये फ्रेश इंसिडेंट है। ओके या बिकॉज यू टोल्ड मी लास्ट टाइम कि टॉमी भी ऑलरेडी सियाटल आया टॉमी हुआ है। उसके बाद ये जो टीवी स्टेशन है, यहाँ पे पता लगाने के बाद ठीक है हमें अब कहाँ जाना है, इसके बाद रास्ते में, क्योंकि ये WLF के एरिया में है, टेरिटरी में है, उनके 100 सोल्जर्स के बीच में, रास्ते में ब्लास्ट होता है। इनका शिमर जो है इंजर्ड होता है। WLF वाले आते हैं, इनको गोली मार देते हैं शिमर को, और शिमर को मार देते हैं और लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि आर्मी है वो। अब 2 लोग ऐसे घोड़े पर टहल के नहीं घूम सकते हैं सड़कों पे। हाँ हाँ हु तो करके वो as you पकड़ said। लेते हैं, एली को और डीना को पकड़ लेते हैं वो। ओके तो इस एपिसोड का जो मेजर पॉइंट था मेरे हिसाब से, पीक पॉइंट था, वो ये कि इन्फेक्टेड जो है वो अटैक करते हैं और डीना को एक इन्फेक्टेड से बचाते वक्त एली अपना हाथ आगे कर देती है बाइट करने के लिए, इन्फेक्टेड को अपना हाथ दे देती है। उसके बाद वहाँ से वो लोग बच के किसी तरह से निकलते हैं, एक अबैंडन थिएटर में छुपते हैं। डीना एली को शूट करने के बारे में सोचती है, लेकिन एली अपनी इम्यूनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करती है। वो कहती है कि मुझे आइसोलेशन में रखो, मुझे एक तरफ रात भर के लिए छोड़ दो, गन मेरी तरफ पॉइंट करके रखना, अगर तुम्हें लगे कि मैं टर्न हो रही हूँ तो तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये लोग आते हैं, इनको एक ऊपर रूम में सर्च करते हैं, उनको एक और बॉडी मिलती है जो तीर जिन पे लगा होता है। एली बोलती है कि ये एक लड़की होती है वो जिसको तीर लगा होता है, जो मरी होती है। एली बोलती है कि ये उनमें से एक थी जो जोल के मर्डर के टाइम मौजूद थी। ठीक है, डीना वही बोलती है कि वर्ल्ड वांटेड हर डेड, क्योंकि तुम भी मारने आ रही थी और एली भी, और ये ऑलरेडी मर गई, तीर सेराफाइट से मार दिया। हाँ, तो इसको कुछ फोटोज मिलती हैं टीवी स्टेशन में ही, क्योंकि बेसिकली WLF लिखा होता है ना ऊपर, तो एक बैग होता है उसी लाश के पास बेड के नीचे। सर्च करती है एली, उसमें कुछ फोटोज मिलती हैं, तो इसको फोटोज में वही लोग मिलते हैं, वही फोटो उन्हीं लोगों की फोटोज होती है जो जोल के मर्डर के टाइम मौजूद थे। तो फोटोज देखते हैं कि ये फोटो जैक्सन के पास ली गई इसने, क्योंकि ऑलरेडी कितना टाइम हो गया, शक्ल कैसे याद रहेगी। तो फोटोज है उसके पास कि अच्छा ये आदमी, ये लोग हैं। और फिर ये एबी की भी फोटो देखती है, और फिर जो है पता चलता है कि रेडियो, वो जो मरी होती है एक बंदी है ना जिसको तीर लगे होते हैं, उसी का रेडियो बजता है कि हम लोग बैकअप आ रहा है। हाँ, क्योंकि सेराफाइट्स ने अटैक किया हुआ है और बैकअप आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बैकअप आता है, तो वही सीन होता है, एली और डीना वहीं पे होते हैं। यहाँ पर जब डीना को यकीन हो जाता है कि एली इम्यून है, सुबह हो जाती है, वहाँ पर वो कन्फेस करती है
एली के सामने कि वो प्रेग्नेंट है। और इसके पहले एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो दवाओं के आसपास होती है और एकदम से दिखाते हैं कि डीना के चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, बट वो थोड़ी देर की बात होती है। बट इस मोमेंट पर रिवील होता है कि वो एक्चुअली प्रेगनेंसी टेस्ट लेने गई थी और उसे कुछ प्रेगनेंसी किट्स नज़र आई थी। वो शेयर करती है ये इन्फॉर्मेशन आगे कि मैं श्योर हूँ, कंफर्म है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और एक इमोशनल इंटेंसिटी वाला सीन होता है, दोनों पहली बार करीब आते हैं। ठीक है, अगली सुबह डीना बताती है कि जेसी उसके बेबी का फादर है, लेकिन वो एली के साथ एक फ्यूचर और फैमिली चाहती है। अपने कुछ बार बार LGBTQ के बारे में बात होती है जब इस शो के बारे में जिक्र होता है तो यहाँ पर उस चीज़ को और थोड़ा स्ट्रेच करते हुए डीना बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लड़कियां और लड़के दोनों पसंद थे, बट मैंने अपनी मॉम को बताया तो मेरी मॉम ने बोला नहीं, तुम्हें सिर्फ लड़के पसंद है। तो मैं जब इस सीन देख रही थी तो मैं कहती ओ माय गॉड, लोग अब और कंप्लेंट करेंगे कि क्यों इस बारे में बात हो रही है, क्यों इस बारे में डिस्कशन हो रहा है। बट मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर फ्रॉम LGBTQ तो आपको कहीं कुछ एक एक्स्ट्रा रेफरेंस या लाइन तो दिखानी पड़ती है अभी के ज़माने में, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है या ये ज़रूरी भी है कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग या उन्होंने क्या लाइफ में फेस किया। बस अभी मुझे नहीं लगता कि हम बस किसी को LGBTQ दिखा के आगे निकल सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ तो पास्ट की एक सेंटेंस के थ्रू ही सही उनका स्ट्रगल ज़रूर दिखाना पड़ता है। एली भी जब उसको पता चलता है कि डीना प्रेग्नेंट है तो वो गुस्सा होती है। वो इन्फेक्शन वाली बात तो उसी में क्लियर हो जाती है। तो डीना बोलती है कि बेसिकली ये डीना बोलती है कि तुमने मुझसे छुपाया ये। जब एली बोलती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो डीना बोलती है तुमने भी तो मुझसे छुपाया है कि तुम इम्यून हो। ठीक है, तो एली बोलती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था और जो है कि तुम प्रेग्नेंट हो उससे हमारा मिशन जेपटाइज हो जाएगा। तो डीना बोलती है कि मैं बर्डन नहीं बनना चाहती थी। तो एली बहुत क्रूअल वे में बोलती है नाउ यू आर अ बर्डन। तो अब और जो शो में हुआ इसके बाद बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एग्जैक्टली ठीक है, एक वॉकी टॉकी पर फिर वो सुनते हैं कि WLF जिसमें एबी की फ्रेंड नोरा भी शामिल है, ये लेक हिल हॉस्पिटल में इनका बेस है। एली सजेस्ट करती है कि डीना अपनी प्रेगनेंसी की वजह से पीछे रहे, लेकिन डीना इंसिस्ट करती है कि वो एली के साथ आगे बढ़ेगी। यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं फिल्मी स्टोरी बॉक्स। पहले आप प्लीज़ बोलिए। मुझे ये लगता है कि जो फरहान जिस चीज के ऊपर बोल रहा है वो शायद जो हमारी ऑडियंस है शो की, वो एली जो बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी बच्ची है उसको थोड़ा सा शायद वो नेगेटिव नहीं दिखाना चाह रहे, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाह रहे हैं शायद, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। तो शायद वो डीना के साथ उसका वो जो अटैचमेंट है और जिस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है वो शायद इसीलिए दिखाई गई है। उसको बिल्कुल ब्रूटल बिल्कुल वैसे नहीं दिखाया गया जैसे एबी थी।